हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन। हाँ, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी और फर्स्ट सब्जेक्ट जो पिक किया है दैट इज़ हिस्ट्री। आज का जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब देखो, जो आपकी 6th क्लास की हिस्ट्री थी वो बेसिकली फोकस करती है एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर, बट इस बुक के अंदर हम देखेंगे दैट वी आर स्विचिंग टुवर्ड द मेडिवल हिस्ट्री। वहीं पे जब हम 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें हमें देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। बेसिकली आपको एक डायरेक्शन मिलती है एनसीईआरटी की बुक से कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। ऑल्दो जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अगेन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके नोट्स भी आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे लिखे हुए। सो आई वुड सजेस्ट एक बार वीडियो को सुन लिया करो, उसके बाद इसको रीड किया करो। कई बार राइटिंग का हो जाता है कि आपको समझ आई ना आई, बट एक बार अगर रीड करा होगा अपनी एनसीईआरटी से या फिर सुन लिया होगा एटलीस्ट, देन यू वुड बी एबल टू कनेक्ट कि क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, यू डोंट हैव एनी नीड टू राइट एनीथिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो या ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब देखो एक मैप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो वाटर एरिया भी दिखाया हुआ है, लैंड एरिया भी दिखाया हुआ है। पर आज का जो आपका इंडिया का मैप है ना, अगर उसको आप देखोगे तो इस तरह से है और श्रीलंका उसके बॉटम में है। वहीं पे इस मैप पे देखोगे ना तो इसका श्रीलंका ऊपर दिखाया हुआ है, यानी कि ये मैप थोड़ा सा ऐसे आपको उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसमें ऐसे दिखा के रखा हुआ है कि ये श्रीलंका इस तरफ ऊपर हुआ करता था, इंडिया नीचे की तरफ होता। सो इट्स अ रिफ्लेक्शन, यू कैन से वाटर इमेज आपको ये दिखेगी। तो ये मैप कुछ इस तरह से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये मैप किसने बनवाया था, जिसने बोला कि जो श्रीलंका है दैट इज़ ऑन द अपर साइड ऑफ इंडिया। सो वो हुआ करते थे कि इंपॉर्टेंट जोग्राफर जिनका नाम था अल इद्रिसी। 12th सेंचुरी के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताया था फ्रॉम लैंड टू सी, और ये बताते हैं कि जो श्रीलंका वाला पार्ट है दैट इज़ ऑन द जस्ट बिलो द श्रीलंका। तो उल्टा मैप बताया था बेसिकली, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो इद्रिसी अल इद्रिसी जी का नाम यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये वाला मैप है ये अल इद्रिसी ने बनाया है। अल इद्रिसी कौन थे, तो यहाँ पे ऊपर दिखाई हुई है इमेज। कब थे, कौन सी सेंचुरी में थे, जस्ट आइडिया रख लो, 12th सेंचुरी। यहाँ पे हम ईयर्स नहीं पढ़ेंगे स्पेसिफिक, जस्ट हमें सेंचुरीज पता होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे अरब जो जोग्राफर थे अल इद्रिसी जिनका नाम था, और 1154 CE के आसपास उन्होंने ये मैप ड्रॉ करा था। वहीं पे एक और मैप आपको देखने को मिलेगा विच इज़ द एक्यूरेट वन, कंसीडर्ड एज एक्यूरेट वन, कि बिल्कुल प्रॉपर है जैसे आज हम ड्रॉ करते हैं कि एक तरफ इंडिया और नीचे वाले पोर्शन में आ जाता है श्रीलंका। सो इट इज़ इन द राइट डायरेक्शन। और तो ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर हुआ करते थे। 1720 में वो ये वाला मैप बनाते हैं जो नीचे, जिसमें इंडिया के नीचे श्रीलंका को दिखाया है, विच इज़ कंसीडर्ड एज द एक्यूरेट वन। अब यहाँ पे बोला कार्टोग्राफर कौन होता है, तो ऐसा पर्सन जो मैप्स बनाता है उसी को क्या कहते हैं हम, कार्टोग्राफर। ओके जी, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। और क्या नाम था उन फ्रेंच कार्टोग्राफर का, बहुत ही यूनिक सा नाम आपको मिलेगा, नोई ऑफ गुलाम दे आइल। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। ये जो दे होता है ना, ये आप नोटिस करना कभी भी, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आपने कभी सुनी है या रीड करी है या किसी को इंटरेस्ट है फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, तो दे जो है यहाँ से आइडिया लग जाता है कि दिस इज़ अ फ्रेंच नेम। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे ये जो दे शब्द है ये आपको फ्रेंच लैंग्वेज में देखने को मिलता है। अब देखो इन्होंने एक नाम को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा हुआ था जो कि था आपका कन्नौज वाला एरिया। कन्नौज की स्पेलिंग यहाँ पे लिखी होगी इन्होंने क्यू वाली, ठीक है, QANAUJ। तो मतलब ये जो वेल नोन प्लेसेस थे ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करे हुए थे। तो ये कन्नौज वाला एरिया जो कि आज के उत्तर प्रदेश में लाया करता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, डू रिमेंबर इट। ओके, उसके बाद कन्नौज का इन्होंने मेंशन करा हुआ था इसके अंदर कि ये एक इंपॉर्टेंट साइट हुआ करती थी उस टाइम पे, कन्नौज विच इज़ इन उत्तर प्रदेश। नाउ इस टाइम पे ही क्या होता है, जो सब कॉन्टिनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करने लग जाता है और जो मैप है वो बहुत फेमिलियर लगता है हमें कि, और जो कोस्टल एरियाज़ हुआ करते थे पर्टिकुलरली वो भी सरप्राइजिंग हुआ करते थे। ऑल्दो मतलब एक तरह से नेविगेशन के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो यूरोपियन सेलर्स जो हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे किस तरह से पोर्टुगीज़ आएंगे नेविगेट करते हुए इंडिया को फ्रॉम द केप ऑफ गुड होप। तो यूरोपियन सेलर्स जितने भी हुआ करते थे उन्होंने भी ये जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने एक मैप बनाया था इसी को यूज़ किया था। ठीक है, तो या फिर किसी भी मर्केंट को आना होता था
तो वो सारे क्या करते थे, इसी मैप को यूज़ किया करते थे। बिकॉज अल इदरीसी का तो उल्टा था ना, इसमें आइडिया नहीं लगेगा। बट वहीं पे अगर ये वाला फ्रेंच कार्टोग्राफर हु वाज द नोवियो ऑफ गुलाम दे आइल, तो इन्होंने जो मैप बनाया था दैट वाज हाईली एक्यूरेट। कनौज को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इन्होंने दी। तो यहाँ पे कार्टोग्राफी जो था एक इम्पॉर्टेंट फील्ड इमर्ज होके आता है, जो कार्टोग्राफी फील्ड होता है आपका। और बहुत सारे हिस्टोरियन जो हैं उनका हमें एविडेंस भी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट। दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड। नाउ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। अब न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ का क्या मतलब है कि अगर आप देखोगे ना कुछ शब्द, ऑल्दो हमने जब वैदिक पीरियड आपको ध्यान होगा उसमें देखा था बहुत सारे वर्ड्स थे तो जो कि एक दूसरे को रिजेंबल किया करते थे। पर यहाँ पे देखते हैं जैसे ही बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्पेसिफिकली, देन वी विल सी कि बहुत सारे जो नेम्स होंगे, टर्म्स होंगी, वो डिफरेंट होंगी। मतलब उनकी साउंड जो होगी वो रिजेंबल करेगी, बट जो मीनिंग्स होंगे वो अब डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं दे एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। अब देखो पर्शियन जो ईरान वाला एरिया आता है, पर्शिया उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे जो लैंग्वेजेस है ना उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। कैसी वेरिएशन? बोला जाता है कि जब ये मेडिवल पीरियड चला हुआ था ना, मेडिवल पीरियड बेसिकली जो इंडिया के अंदर माना जाता है, जैसे ही हर्षवर्धन की याद होगी आपको, हर्षवर्धन किसने हराया था इनको? हर्षवर्धन को पुलाकेशिन II ने, चालुक्यन किंग हुआ करता था। तो बोला जाता है जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होती है तो इंडिया के अंदर अर्ली मेडिवल पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी रीजनल पावर्स इमर्ज होके आती हैं। तो ये बोला गया कि अब ईरान में चले जाएं कंटेम्प्रेरी, तो मेडिवल जो उनकी लैंग्वेज थी दैट इज़ हाईली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन जो आज वहाँ पे यूज़ करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ग्रामर का ही डिफरेंस नहीं है, ना सिर्फ वोकेबलरी का डिफरेंस है, इवन जो वर्ड्स हैं वो भी चेंज होते गए बाय द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियस, माए का मतलब होता है मेरा, तो मे बी इसकी स्पेलिंग्स जो है वो MYAE कर दी और इसका जो मीनिंग है वो बना दिया हमारा। ठीक है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग दे आर टेलिंग कि ना सिर्फ ग्रामर में चेंजेस, ना सिर्फ वोकेबलरी में चेंजेस, इवन द वर्ड जो थे वो भी चेंज हो गए बाय द टाइम। अब अगर अपना एग्जाम्पल लेना हो तो हिंदुस्तान हुआ करता था एक टाइम पे, आज के टाइम पे हम बोलते हैं इंडिया, जो मॉडर्न नेशन स्टेट है, क्या पता अब भारत हो जाए। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि 13th सेंचुरी से पहले जो बोला जाता था इंडिया को, वो हिंदुस्तान ही बोला जाता था। इंडिया बाद में बोलने लगे मॉडर्न टाइम्स में। देन उसके बाद आता है मिनहाज ए सिराज, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनहाज ए सिराज। ये जो मिनहाज ए सिराज हुआ करते थे, इन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी, दैट इज़ इंडिया। ठीक है, 13th सेंचुरी में देते हैं ये, और इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। इन्होंने, इनका जो मतलब था इंडिया से रिलेटेड वो था जो आपका पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना वाला द्वीप हुआ करता था, उससे इनका मतलब था कि सिर्फ इतना सा रीजन जो है वो इंडिया है। तो इतना एरिया इन्होंने कंसीडर करा और एक कलेक्टिव टर्म यूज़ कर ली जिसको बोल दिया इंडिया। और एक जो पॉलिटिकल स्टेट हुआ करती थी उस टाइम पे 13th सेंचुरी में, हम देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत है वो भी बहुत ज़्यादा इमर्ज करके आता है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जब इमर्ज करके आता है तो उस वजह से तो आपको कुछ स्टेट्स के नाम मिलेंगे, एक तो पंजाब आ गया, एक हरियाणा आ गया, दूसरा गंगा और यमुना वाला द्वीप, यानी कि कहीं ना कहीं कन्नौज, मगध, ये वाले रीजन, पाटलिपुत्र वाले रीजन जो हैं उनको रिजेंबल कर रहा है ये। और साथ में बोला दिल्ली सल्तनत, बिकॉज यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का रूल था वो भी स्टार्ट हो गया था। द एरिया इज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। हाँ, साउथ इंडिया का जो मेंशन है वो हमें कभी मेंशन नहीं मिलता। और बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर ने यूज़ करा हिंदुस्तान इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द जोग्राफी। और वहाँ का फौना जो होता है, दो टर्म्स होती हैं ये, एक होता है फ्लोरा यानी कि फ्लावर, मतलब ये प्लांट से रिलेटेड टर्म है। वहीं पे आएगा फौना जो है ये, इसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं। देन जो भी कल्चर उस एरिया में हुआ करता था, तो बाबर ने भी इंडिया ही टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी। उसके बाद एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द 14th सेंचुरी पोएट। अब देखो 14th सेंचुरी में हम जब पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं तुगलक डायनेस्टी वहाँ पे चल रही होगी, वो देखेंगे हम। बट यहाँ पे बोला जाता है उस टाइम पे आते हैं एक अमीर खुसरो। ठीक है, सॉरी, खिलजीज़ का टाइम चल रहा होता है, खिलजीज़ नॉट तुगलक्स। तो अगर आपको ध्यान हो तो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में अमीर खुसरो भी रहा करते थे। ठीक है, ही वॉज वेरी रिनाउंड पोइट, और तूते हिंद का भी इनको टाइटल दिया गया था, तूत ए
हिंद यानी कि इंडिया का पैरेट, हिंद मतलब इंडिया, तो मतलब पैरेट, ठीक है। तो इन्होंने भी एक शब्द यूज़ करा, दैट इज़ हिंद। While the idea of geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. Historian today have to be careful about the terms, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, प्रॉपर मार्किंग्स हो रखी हैं, और कोई भी अपनी, जैसे मान लो दिस इज़ लाइक दिस, ये इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है, कल को बोले पाकिस्तान कि ये कश्मीर वाला पूरा ही रीजन हमारा है, सो दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है कि उस टाइम पे कुछ और डिफरेंट था, उस टाइम पे कुछ और मीनिंग था। मतलब जो हिंदुस्तान बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे पूरा इंडिया का जो मैप हमारे माइंड के अंदर आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नो, इट वॉज रिलेटेड टू द डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि हमने देखा बाबर ने किस कॉन्टेक्स्ट में हिंदुस्तान बोला था, वहाँ की जोग्राफ़ी, वहाँ के एनिमल्स कैसे कैसे एग्जिस्ट किया करते थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, उसके बेसिस पे। वहीं पे अमीर खुसरो की बात करें, सेम। तो मतलब पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं थे उस टाइम पे, बट किस चीज़ से एसोसिएट करा जाता था, इंडिया के कल्चर से कर दिया। एनिमल, प्लांट्स कैसे कैसे एग्जिस्ट करा करते थे उस टाइम पे, यानी कि जोग्राफ़ी के बेसिस पे। बट आज के टाइम पे हम ये चीज़ें नहीं बोल सकते, बिकॉज एक आप कॉन्सेप्ट आपको पता है, दैट इज़ ऑफ द सिटीजनशिप। तो आप देखते हो कि आजकल सिटीजनशिप का जो है प्रॉपर क्राइटेरिया चलता है, एंड फॉर एग्जांपल सिंपल टर्म लाइक द फॉरनर, इट इज़ यूज टुडे बाय मीन टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। अब देखो, पुराने टाइम पे फॉरनर कौन हुआ करते थे, और आज के टाइम पे जो फॉरनर होते हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मेडिवल पीरियड में बोलते थे कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर विलेज के अंदर आ गया ना, जो कि उस सोसाइटी या फिर कल्चर का पार्ट नहीं है, उसको बोल दिया जाएगा फॉरनर। फॉरनर के लिए एक टर्म यूज़ करी जाती थी, हिंदी टर्म, जिसको परदेसी बोल देते थे। अगर पर्शियन देखें तो उसको अजनबी बोल देते थे। तो अजनबी इज़ रिलेटेड टू द पर्शियन और परदेसी इज़ रिलेटेड टू द हिंदी टर्म, और दोनों ही किस चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं, देन रिलेटेड टू द फॉरनर्स, ठीक है। दैट माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच एज पर्सन, एंड इन पर्शियन इट इज़ अजनबी। दोनों का ही मतलब फॉरनर हुआ करता था। बट अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें हम, तो फॉरनर इज़ डिफरेंट। हु इज़ नॉट हैविंग अ इंडियन सिटीजनशिप, उसको कंसीडर कर देंगे फॉरनर। ऑल्दो इवन अगर क्या है कि कोई इंडो अमेरिकन हो गया, ठीक है, ब्रिटिश, इंडो ब्रिटिश हो गया, जो मर्जी, मतलब उनकी कोई भी आप बोल सकते हो लीनियज है, बट उनको फिर क्या कंसीडर करा जाएगा, फॉरनर ही कंसीडर करा जाएगा, बिकॉज दे डोंट हैव अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो आज के जो फॉरनर्स हैं, दे वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द मेडिवल हिस्ट्री के फॉरनर। सिटी ड्वेलर्स देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज फॉरनर। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, यानी कि ऐसे लोग जो अपनी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट की प्रोड्यूसेस पे रखा करते थे, उसको बोलेंगे forest dwellers. And but two peasants living in the same village were not foreigners. but हाँ, अगर कोई दो peasants हैं, एक ही village के अंदर रह रहे हैं, तो उनको foreigners नहीं बोला जाता था। even they had different religions और caste backgrounds। अब बताइए historians and their sources। अगर आपको लास्ट चैप्टर याद हो, हमने जो 6th क्लास NCERT का लास्ट चैप्टर देखा था, जिसमें बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स के बारे में पढ़ा था, हमें बहुत सारे रिनाउंड राइटर मिलते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट मिला, देन आपके वारा मीरा मिले, ब्रह्मगुप्त मिले, आर्यभट्टा मिले, ये मैंने आई थिंक बोल दिया, एनीवेज, कालिदास मिले, इंपॉर्टेंट वन, सतनार मिली, देन इलांगो अडिगल मिले। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी, बहुत सारे एपिक्स लिखे, वाल्मीकि, व्यास, इतने सारे रिनाउंड राइटर्स हमने देखे। उसी तरह से आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी बहुत सारे रिनाउंड राइटर्स देखने को मिलेंगे। एंड कौन कौन है वो, लेट अस सी वन बाय वन, जो भी हमें यहाँ पे एविडेंसेस मिलेंगे। नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अभी हिस्टोरियन जो थे ना, वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करा करते थे इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द पास्ट। अब डिपेंड करता था उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, यानी कि आर्कियोलॉजी। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल जो आपकी 6th क्लास की NCERT थी, वहाँ पे हम देखते हैं रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। दे वर वेरी इंपॉर्टेंट। इस बुक में हम रफली देखेंगे 700 to 1750 तक का टाइम पीरियड, यानी कि आई वुड से जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ होती है अराउंड 657 के आसपास हुई थी, सो यू कैन से 7th सेंचुरी, तो तभी यहाँ पे 700 लिखा हुआ है। तो 7th सेंचुरी से ऑनवर्ड हम देखेंगे मेडिवल पीरियड। You will notice some continuity in the sources used by the historian for the study of this period। अब ये किस किस के ऊपर रिलाय करते थे अपना एक प्रॉपर बुक बनाने के लिए, तो डिफरेंट सोर्सेज हुआ करते थे इनके पास, जैसे कि कॉइन्स आ जाएंगे, इंस्क्रिप्शन आ गया, आर्किटेक्चर आ जाएगा, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आएंगे फॉर इंफॉर्मेशन,
बट देर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, बहुत सारी डिसकॉन्टीन्यूटीज़ भी देखने को मिलती हैं टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के अंदर इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग देयर पीरियड। अब होता क्या है एक्चुअल में, पहले तो था चलो पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शन करवा दिया, तो उसके लिए एक तो मनी बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। नाउ एवरी वन वॉज लुकिंग फॉर द रिलायबल सोर्स, यानी कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमारा पैसा भी बच जाए और जो हमें डेटा रिकॉर्ड करना है वो भी रिकॉर्ड हो जाए, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो उससे ही आता है पेज का इन्वेंशन। अब पेज का इन्वेंशन तो हो गया, पर उस टाइम पे आपको प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिलेगी, तो अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं मिलेगी तो आप कॉपीज़ नहीं बना पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए यूज़ करे गए स्क्राइब्स। किनको? स्क्राइब्स। ये जो स्क्राइब्स हुआ करते थे ये क्या करते हैं, अब जैसे मान लो ये कोई ओरिजिनल कॉपी है, दिस इज़ द ओरिजिनल कॉपी, अब इसी से इनको बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, एविड से कार्बन कॉपीज़ इनको बनानी है। नाउ दे विल स्टार्ट राइटिंग, ठीक है, ये लिखना शुरू कर देंगे। पर एक बात होती है, जब ह्यूमन बीइंग लिखता है ना, इफ़ कंपेयर टू द कंप्यूटर सिस्टम, या फिर जो आप कॉपी पेस्ट करते हो प्रिंटिंग मशीन, तो आप देखोगे कि उसमें तो एज इट इज़ आ जाता है, जैसा पेज डाला वैसे ही निकल के आ जाएगा। बट जब ह्यूमन बीइंग लिखना शुरू करेंगे तो देयर विल सम एरर्स, वेदर ग्रामेटिकल या फिर फैक्चुअल एरर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर वाज नॉट मेंशन था कहीं पे, नॉट नहीं लिखा, मीनिंग ही चेंज हो गया। सो हेंस थोड़े से एरर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यही चीज़ बोला है कि दे वांटेड अ कॉपी ऑफ बुक, बट उनके पास इनफ पेपर नहीं होता था, तो वो क्या किया करते, हाँ एक रीज़न ये भी था कि इनके पास सफिशेंट क्वांटिटी में पेपर नहीं हुआ करता था। और जब सफिशेंट क्वांटिटी में पेपर नहीं होता था तो ये लोग क्या करते थे, जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे ना पहले के, उनको ही वॉश कर दिया करते थे, फिर उनको ड्राई करते थे और फिर दोबारा से यूज़ किया करते थे। दैट वॉज अगेन द सोर्स ऑफ एरर, ठीक है। और a century later if you want some food in the market you would be lucky and have the shopkeeper wrap it to for you in some paper, but आज के टाइम पे अगर देखें तो पेपर जो हैं they have been widely used। अब पेपर का यूज़ किया जाने लगा कि हम अपने होली टेक्स्ट भी लिखेंगे, रूलर्स की डायनेस्टीज़ कैसी थी, रूलर ने रूल कैसे किया, लेटर्स, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, पिटिशन, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें जब देखेंगे तो हम देखते हैं एंड फॉर द रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, इसमें पेजेस का यूज़ किया जाने लगा। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करा जाता था बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। आर्काइव क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है। जितने भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सभी के पास आज के टाइम में आपको आर्काइव्स देखने को मिलेंगे, वेयर दे कीप ऑल देयर ऑफिशियल old official records and transactions. Okay, then there were no printing press in those days, so scribes copied the manuscript by hand. तो जो scribes हुआ करते थे वो manuscript जो था उसको कॉपी करके रखा करते थे। इफ़ यू हैव ever copied a friend's homework you would know that this is not a simple exercise। अब होता क्या था, जैसे आपको किसी की कॉपी करनी होती थी, मान लो आप एब्सेंट थे तो आप क्या करते थे, मान लो यहाँ पे लिखा है ABCD, अगला शब्द आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, फिर आप क्या करते थे, वैसा जैसा डिज़ाइन बना देते थे नोटबुक पे। यू डोंट नो दैट व्हाट इज़ द एक्यूरेट मीनिंग ऑफ दिस, बट स्टिल यू यूज टू मेक द डिज़ाइन। सो दैट इज़ द थिंग दे हैव बीन मेंशनिंग हियर। Sometimes you can't read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's book. ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। वही चीज़ यहाँ पे कंपेयर करी गई है कि स्क्राइब्स में यही दिक्कत आती थी कि जब कॉपी करेगा कोई भी पर्सन उस चीज़ को तो एरर के चांसेस जो होंगे दे आर गोइंग टू बी वेरी हाई। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दी स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर द सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट became substantially different from one another. This is a serious problem क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा कि ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या बोला हुआ था और आज में जो ऑथर ने जो चीज़ कॉपी करके लिखी हुई है उसमें क्या बोल रहे हैं। सो वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द कॉपीज़ मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स। जो बाद में स्क्राइब्स ने बनाई उन्हीं की ही कॉपीज़ पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगे। सो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है बार बार। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। On occasions, authors revise their chronicles at different time. 14th century chronicle है एक ज़ियाउद्दीन बरानी, वेरी इंपॉर्टेंट ज़ियाउद्दीन बरानी। आई विल कम टू द पिक्चर्स ऑल्सो। ज़ियाउद्दीन बरानी के बारे में अगर पढ़ें तो इनका जो फर्स्ट क्रॉनिकल आता है दैट वाज इन द 14th century 1356, और बाद में इनका 2 साल के बाद एक और आता है दैट इज़ 1358 के आसपास। दोनों ही क्रॉनिकल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे, बट हिस्टोरियन डिडंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल 1960s। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। अब देखो आपको दो तरह की हैंड राइटिंग्स देखने को मिल रही हैं, कुछ ना कुछ उर्दू को रिसैम्पल कर रही हैं, बट ये डिफरेंट स्टाइल्स थे। जैसे कि अगर लेफ्ट में आप देखोगे तो इसको बोलेंगे नस्तालिक,
ठीक है। ये जो नस्तालिक स्टाइल है, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करोगे ना, यू विल सी कि काफ़ी खुली खुली लिखी हुई है और इजी टू अंडरस्टैंड है, मतलब अगर बाद में जो लोग आए उनको पढ़ने के लिए इजी लगेगी, ठीक है। तो इसको बोलते थे नस्तालिक। काफ़ी कर्सिव राइटिंग आपको देखने को मिलेगी और साथ में ईजी टू रीड है। वहीं पे अगर आप राइट साइड में देखोगे ना, तो इस स्टाइल को बोलते हैं शिकास्ते। दिस इज़ नोन एज शिकास्ते। तो ये जो शिकास्ते है दैट इज़ वेरी डेंस एंड डिफ़िकल्ट टू रीड, ठीक है। काफ़ी डेंस हुआ करती थी और डिफ़िकल्ट थी रीडिंग के लिए। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750, it is a huge challenge to historians largely because of the scale and variety of developmental that occurred during the period। तो यही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन द पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपीयरेंस आती है, वो था पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ये हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो कि देखने को मिलती हैं ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। न्यू फूड्स और बेवरेजेस इंट्रोड्यूस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। मेडिवल पीरियड की टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस आ गए ना कहीं पे, तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे कि पर्शियन व्हील आया था इरिगेशन के लिए, स्पिनिंग व्हील आ जाता है वेविंग के लिए, फायर आर्म्स आ जाती हैं इन कॉम्बैट, लड़ाई करने के लिए। तो नए फूड और बेवरेजेस भी अराइव करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद द पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज वेल। एज अ रिजल्ट आप देखोगे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इतनी सारी चीज़ें जब आ गई हैं तो ऑब्वियसली जो कल्चर होगा वहाँ पे वो चेंज करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, सारी चीज़ें चेंज कर जाएंगी अल्टीमेटली। This was also a period of great mobility. Groups of people traveled long distances in search of the opportunity. The subcontinent held immense wealth. अब wealth भी आएगा ना, जब different kind of produces आ गई तो उसी से क्या होगा, जो social और economic prosperity है वो आपको देखने को मिलेंगी during the medieval period, ठीक है। So that's all about this. Now we will see the groups of people travel long distances in search of the opportunity. अब देखो इतने सारे चेंजेस आ गए तो कहीं ना कहीं ट्रेड वगैरह में भी चेंजेस आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है, जब लोगों को पता लगेगा कि इधर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो लोग ट्रैवल करेंगे फ्रॉम डिफरेंट रीजन से वो आएंगे जस्ट टू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ थी और लोग जो थे वो बिलीव करते थे कि if they will shift toward the India, they will be having a good fortune, यानी कि economically they are saying. One group of people who became important in this period, उनको बोला गया राजपूत्स। The name derived from the Rajputra, the son of ruler. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो इन राजपूत who were considered as the son of राजपुत्र, तभी बोला गया इनको राजा का पुत्र, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लेम करा कास्ट स्टेटस वो करा था क्षत्रिय, यानी कि देवर वॉरियर। तो ये पर्शियन व्हील की आपको यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है, इरिगेशन के लिए यूज़ करा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो राजपुत्र टर्म है ये ना सिर्फ रूलर्स के लिए यूज़ है या फिर चिफ्टियंस के लिए यूज़ है, बट सोल्जर्स और कमांडर्स जो हुआ करते थे, दे वर ऑल्सो हु वर सर्विंग इन द आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क, तो उन्होंने भी ये टर्म अपने लिए ली। शिवालरिक इज़ रिलेटेड टू द शिवालरिक। अगर आपने ना फ्रेंच पढ़ी हो कभी, तो शिवेल एक उनका शब्द होता है, और शिवेल जो होता है दिस मीन्स हॉर्स, ठीक है। शिवेल और प्रोनाउंसिएशन होती है वहाँ पे, यहाँ पे तो शिवालरिक बोलेंगे नॉर्मल, बट जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं शिवाल, ठीक है, इस तरह से। दैट इज़ शिवालरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वेलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू द राजपूत्स बाय देयर पोइट्स एंड बार्ड्स। और भी ग्रुप्स मिले लोगों के, जैसे कि मराठास, सिख्स, जाट्स, अहोम्स, क्यास्त, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज। इन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करी इन ऑर्डर टू बिकम अ पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। अब आगे इनको सत्ता की ज़रूरत की, अब हमें सत्ता हासिल करनी है। इस पीरियड के दौरान अगर देखें तो ग्रेजुअल क्लियरिंग करी जाने लगी फॉरेस्ट की, और जो एग्रीकल्चर था उसको ज़्यादा एक्सटेंड करा जाने लगा। चेंज वॉज वेरी फास्ट एंड मोर कंप्लीट इन सम अदर एरियाज देन इन द अदर्स। हैबिटेट में भी चेंजेस हुए, फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। टिलिंग शुरू कर दी और पीजेंट्स बन गए। न्यू पीजेंट ग्रुप्स बने और ग्रेजुअली दे बिगिन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजनल मार्केट, चिफ्ट्स,
प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, और ये पार्ट बन गए लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के, और इनको भी अब टैक्स देना पड़ता था। एंड दे यूज टू ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स। इससे क्या हुआ, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुए अमंग द पीजेंट्स। सम possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agricultural activity during the lean season. सोसाइटी जो थी वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड हो जाती है। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। जो रैंक्स थे दे वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरी करते थे अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज जो कि किसी पर्टिकुलर जाति के लोग कंट्रोल किया करते थे। जो स्टेटस हुआ करता था सेम जाति का, दैट कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। जातिज जो थी दे फ्रेम दियर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ दियर मेंबर्स। ये जो रेगुलेशंस थी इनको कौन इन्फोर्स करा करते थे, जो बड़ा इंसान हुआ करता था यानी कि एज में एल्डर्स, और उनको बोल दिया गया उनके ग्रुप को जाति पंचायत। बट जो जातिज हुआ करती थी उनको भी बोला जाता कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ दियर विलेज। सेवरल विलेजेस जो थे उनको चिफ्टन्स जो थे वो गवर्न किया करते थे और एक यूनिट की तरह मानते थे खुद को, और यूनिट ऑफ अ स्टेट। रीजन एंड एम्पायर अगर देखें, लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोला, तुगलक्स और मुगल्स, दे एनकम्पास मैनी रीजन। संस्कृत प्रशस्ति है एक, एंड दे वर प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान। एक घियासुद्दीन बलबन देखते हो आप, जब आप स्लेव डायनेस्टी देखते हो ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इंपॉर्टेंट किंग आते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वीन आती है दैट वाज द रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना के बाद जो इंपॉर्टेंट किंग आते हैं दैट वाज द बलबन, घियासुद्दीन बलबन जिनको बोला जाता है। 1266 टू 1287 का पीरियड होता है। तो एक संस्कृत प्रशस्ति देखने को मिलती है। प्रशस्ति एज आई टोल्ड यू कि किसी की तारीफ में लिखी जाती है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड थी, वो थी घियासुद्दीन बलबन के ऊपर। बताया जाता है कि किस तरह से इन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड करवाया था और इसको बंगाल तक लेके गए। बंगाल में हुआ करते थे गौड़ास, अभी देखते हैं मैप के ऊपर दोबारा से दिखा दूंगी। एंड ईस्ट में देखें तो ईस्ट टू गजना इन अफगानिस्तान, इन द वेस्ट, और इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया। द्रविड़ा भी इसमें इंक्लूडेड था। साउथ इंडिया को बेसिकली द्रविड़ रीजन बोल देते हैं। यहाँ पे 4 स्टेट जो हैं वो द्रविड़ा नाडु बोलती हैं बनाने को। यू नो दैट इज़ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और डिफरेंट रीजन्स के लोग यहाँ पे इंक्लूडेड थे, जैसे कि गौड़ा ऑफ बंगाल, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात अपेरेंटली फ्लड बिफोर हिज आर्मीज़। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोविंसेस दिखाए गए हैं आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। और सोर्स कहाँ से मिलता है हमें, इजिप्शियन सोर्स है। मसल्लिकल अबसर फी ममल्लिकल अमसर ऑफ शिहाबुद्दीन उमारी। तो इतना लंबा चौड़ा नाम है, याद वैसे भी नहीं रहेगा, बट ये याद रखना कि ये इजिप्शियन सोर्स है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे ये देखो नाम भी दे दिए हुए हैं। सारे नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे मेंशन थे 2-3 उनको, स्टेट्स जो हमारी बेसिकली हैं इंडिया की, उनको याद रख लेना बस। ठीक है। तो सभी के बीच में फाइट्स चल रही हैं दैट हाउ टू क्लेम द पर्टिकुलर टेरिटरी। दे वांटेड टू कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1318 में देखते हैं, तो 1318 में देखते हैं कि पोइट अमीर खुसरो है नोटेड दैट देयर वाज अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारा समुद्री इन सदर्न कर्नाटका, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, गुजारी इन गुजरात, मालवाड़ी इन तमिलनाडु, गौड़ी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंदवी इन द अराउंड द दिल्ली। अमीर खुसरो फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बट जो संस्कृत है जो कि किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल को ये पता नहीं होती थी, सिर्फ ब्राह्मण इसको यूज़ किया करते थे। ठीक है। बाय 700 बहुत सारे रीजन्स ऑलरेडी बन चुके थे, डिफरेंट जोग्राफिकल डायमेंशंस उन्होंने अटेन कर लिए थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल्दो इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे कैसे कल्चर इमर्ज हुए। They were also associated with the specific ruling dynasty. There was considerable conflict between these states. Occasionally जो dynasties हुआ करती थी जैसे कि चोलास, खिलजीज, तुगलक्स and मुगल्स, they were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. जब मुगल empire decline होता है 18th century में, it led to the re-emergence of regional states, but years of imperial pan-regional rule had altered the characters of the region. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small state that had ruled over them.
अपरेंट है इन द emergence of many distinct and shared tradition in the realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language. Through the 1,000 years between 700 and 1750, कैरेक्टर्स ऑफ द डिफरेंट रीजन्स डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, जैसे कि मैंने बता दिया, और क्या करते थे, ये कंपाइलेशंस कर लिया करते थे, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लिया करते थे टू डू अ बेटर फाइट विद द अनदर. तो इंटीग्रेशन अप्रोच में ये बिलीव किया करते थे. इंटीग्रेशन मतलब अकेले नहीं चलना है, अकेले अकेले तो आइसोलेशन हो गया, इंटीग्रेशन में चलते थे. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे रिलीजन इमर्ज होके आते हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस भी आते हैं. अब देखो जैसे जैसे रिलीजन चेंज होगा या फिर कल्चर चेंज होगा तो आपका जो कल्चर ट्रेडिशन होगा वो अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा. सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. कुछ सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर्ड, सो टू डिड दियर बिलीफ. अब ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं. व्हाट वी कॉल हिंदुस्तान टुडे, दैट इज़ इंडिया, क्या पता भारत बन जाए थोड़े टाइम में. वर्शिप ऑफ न्यू देतीस, वर्शिप करना शुरू कर देते हैं नए नए देतीस के. टेम्पल्स बनाए जाते हैं बाय रॉयलिटी. देर वॉज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास. ब्राह्मणास की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इमर्ज कर रही थी प्रीस्ट की एज द डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी. इनको बिकॉज संस्कृत टेक्स्ट का नॉलेज था, दे अर्न द ब्राह्मणास अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. One of the major development of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of the priest or elaborate rituals. You will be learning about these things about the tradition. अभी इसको आप skip कर सकते हो because आगे ये डिटेल में आएगा. यहाँ पे अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखना, ठीक है. जैसे कि होली बुक आती है कुरान, जिसमें बेसिकली मर्केंट्स और माइग्रेंट्स हुआ करते थे. उन्होंने ये टीचिंग लाई थी कुरान की, होली बुक कुरान की 7th सेंचुरी के आसपास. जो मुस्लिम्स हैं वो कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और इसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ सॉवरेनिटी ऑफ वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. बहुत सारे रूलर्स जो थे, देवर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा. उलामाज कौन हुआ करते थे, बेसिकली थियोलॉजियंस हुआ करते थे. थियोलॉजियन कौन होता है, ऐसा पर्सन जो क्या चीज़ टीच करता है, हु गिव द टीचिंग ऑफ रिलीजन, ठीक है. इसको बोलते हैं टीचिंग ऑफ रिलीजन या फिर स्टडी ऑफ रिलीजन इज़ नोन एज थियोलॉजी. और थियोलॉजियन कौन होता है, जो टीचिंग देता है उस रिलीजन की, या फिर ज्यूरिस्ट हुआ करते थे. एंड हिंदुज़म की तरह इस्लाम भी इंटरप्रेट करता है बहुत सारे फॉलोअर्स को. एंड शिया मुस्लिम्स आप सुनते हो, सुन्नी मुस्लिम्स आप सुनते हो. तो जो शिया मुस्लिम्स हुआ करते थे, ये प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे, यानी कि दामाद हुआ करते थे अली, उनकी टीचिंग्स में बिलीव करते थे. एंड वहीं पे सुन्नी मुस्लिम अगर देखें तो देवर कैरिंग द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर, जैसे कि खलीफाज. और इवन जो अभी हमने बलबन वगैरह देखे ना, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने भी किसकी परमिशन ली थी, खलीफाज की ली थी, ठीक है. और उसके बाद अपनी स्लेव डायनेस्टी वो एस्टेब्लिश करते हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखना. तो शिया मतलब शिया इज़ रिलेटेड टू द अली, जो कि सन इन लॉ हुआ करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के. और वहीं पे सुन्नी जो थे वो थे आपके खलीफाज. इस तरह से चलता है. और डिफरेंट वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉज आप देखते हो, हनाफी और शफ़ी. हनाफी और शफ़ी मेनली इन इंडिया, और थियोलॉजी और मिस्टिक ट्रेडिशंस. थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड. हिस्टोरियन जो हैं दे डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर्स, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और कैलेंडर. टाइम जो था वो भी रिफ्लेक्ट करता है सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ. जो स्टडी होती है टाइम की, दैट इज़ मेड सम वॉट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इंटू लार्ज सेगमेंट. ओके. उसके बाद आता है मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में हम देखते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियंस आ जाते हैं, हु डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंटू 3 पीरियड, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू रिलीजन डिवाइड कर दिया इन्होंने. दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर्स वॉज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. तो उनको ये लगता था, एंड कोई बाकी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं हुई इन द इकोनॉमी और द सोसाइटी ऑफ कल्चर. इसके बाद रिच डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इंडीड हमें इंडिया के अंदर. और इसमें हमें इम्पॉर्टेंट वही चीज़ बार बार रिपीट करी हुई है. हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट अर्ली सोसाइटीज़ भी देखने को मिल रही हैं अभी भी, जैसे कि हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन एंड विलेजेस एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स. तो ये हम देखते हैं कि हमने पास्ट में देखा कि ऐसे ऐसे लोग भी एग्जिस्ट किया करते थे. कैसे वो हंटर गैदरर से हर्डर्स बने, हर्डर से फार्मर बने, फार्मर से ट्राइब्स बने, ट्राइब से उन्होंने विलेजेस बनाए,
विलेजेस बने, फिर कई जगह पे टाउन्स बन गए, कई जगह पे सिटीज़ बन गई, और फिर कैसे उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए, किंगडम्स के बाद कैसे वो और ज़्यादा एक्सपांड होते हैं और अपने एम्पायर्स बनाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको याद करवाई जा रही है। तो हिस्ट्री यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर, मतलब 7th क्लास की NCERT में अगर देखोगे तो वो मेडिवल हिस्ट्री है, यानी कि मॉडर्न और एंशियंट के बीच में। और यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से पीजेंट सोसाइटी जो है वो स्प्रेड करेंगी, एंड देयर विल बी राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन समाइम एट द कॉस्ट ऑफ द पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। अब डेवलपमेंट होगी बहुत ज़्यादा हिंदुज़म इस्लामिज़म की एज अ मेजर रिलीजन एंड द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। These 1000 years of Indian history witnessed the considerable change. After all, the 16th and 18th century were quite different from 18th और the 11th. तो काफ़ी differences आपको देखने को मिलेंगे. That's why it is known as the medieval, यानी कि middle वाला portion. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. Modernity जो है that carry with it a sense that material progress हो रही है and intellectual advancement. और उसके बाद आप देखोगे जो चीज़ें हैं यहाँ पे याद रखने लायक, हाँ बाकी कुछ नहीं है, प्रॉस्पेरिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आती हैं, और यहाँ पे बस इतना ही था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 7th क्लास NCERT। एक बार समरी ले लेते हैं नोट से, तो हमने क्या क्या चीज़ें करी। तो कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप्स बनाता है। 2 मैप्स हमने देखे, एक अरब जियोग्राफर हुआ करता था अल इदरीसी, जिन्होंने जो इंडिया था वो श्रीलंका के नीचे दिखाया था, यानी कि ये बोला कि जो श्रीलंका है उसके साउथ में पड़ता है इंडिया। वहीं पे 1720 में फ्रेंच कार्टोग्राफर आते हैं नुओ ऑफ गुलेम द आल, जो कि कहते हैं जिन्होंने एक्चुअल मैप दिया, जो कि फिर बाद में यूरोपियन सेलर्स और मार्किन्स भी यूज़ किया करते थे। कनौज के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिया था जो ये फ्रेंच कार्टोग्राफर थे। नए और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ देखने को मिलती हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस चेंज कंसिडरेबली। एग्जाम्पल आता है जैसे मेडिवल पर्शियन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन, नॉट ओनली इन द ग्रामर और वोकेबलरी बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो डिफर। फिर हम देखते हैं पहले हिंदुस्तान बोला जाता था, बट 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज आते हैं जो कि पंजाब हरियाणा गंगा यमुना दोआ वाले एरिया को क्या बोलते हैं कि दैट इट इज़ अ इंडिया। उसके बाद बाबर आते हैं ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, उन्होंने भी हिंदुस्तान टर्म यूज़ करी इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द जोग्राफी फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अमीर खुसरो भी एक शब्द यूज़ करते हैं हिंद, और ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफी एंड कल्चर ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान जो था इसका पॉलिटिकल या फिर नेशनल मीनिंग कुछ नहीं था, बट इट वाज बेस्ड ऑन द जोग्राफी कल्चर एंड ट्रेडिशन। फॉरनर, आज के फॉरनर जो हैं वो पुराने टाइम के फॉरनर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलते हैं। आज हम उसको फॉरनर बोलेंगे जिसके पास एक तो इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे फॉरनर कौन हुआ करते हैं, कोई भी आ गया दूसरी लोकेलिटी का तो उसको फॉरनर कंसीडर कर दिया जाता था। बट येस, 2 पीजेंट अगर डिफरेंट कास्ट के या फिर डिफरेंट रिलीजन के रह रहे हैं तो उनको फॉरनर नहीं बोला जाता था। इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी इनको मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड में, तो फ्रॉम द कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, और इवन टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है इस टाइम पे, बिकॉज जो पेपर था वो आप देखोगे कि चीप बन जाएगा। ऑल्दो पहले क्या हो रहा था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उन्हीं को इरेज करा जाता था, फिर उन पेजेस को सुखाया जाता था, तो उससे हमारा क्या हुआ, ओरिजिनल रिकॉर्ड चला गया। तो उसके बाद पेपर का इन्वेंशन हुआ और बाद में वो बहुत चीप हो जाता है पेपर, तो फिर पर प्रिंटिंग प्रेस ना होने की वजह से क्या किया जाता था, स्क्राइब्स अपॉइंट करे जाते थे एंड दे यूज टू कॉपी वन टेक्स्ट फ्रॉम द अनदर। देन आई गिव यू द एग्जांपल कि कैसे हम अगर कॉपी करते हैं फ्रॉम द फ्रेंड्स नोटबुक तो कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे बोली है। होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड, रजिस्टर ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस। दिस इज़ जस्ट अ ब्रीफ कि कहाँ पे आप नोटबुक्स को यूज़ करने लगे। मैन्यूस्क्रिप्ट कौन कलेक्ट किया करते थे, तो वेल्दी पीपल हो गए, रूलर हो गए, मिनिस्ट्री, टेम्पल्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कहाँ पे रखा जाता है, लाइब्रेरीज होगी, आपकी आर्काइव्स हो गए, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को स्टोर करके रखा जाता है। और टुडे जितने भी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट हैं दे हैव आर्काइव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजिशंस। कोई प्रिंटिंग प्रेस आपको नहीं देखने को मिलेगी इन ऑर्डर टू कॉपी है स्क्राइब टू डू सो। चांसेस ऑफ एरर इंक्रीज कर जाते हैं। डिफरेंट स्टाइल देखने को मिलते हैं, पर्शियन और अरेबिक, और एक आता है नस्तालिक स्टाइल और दूसरा आता है शिकास्ते। नस्तालिक हमने देखा कितना लूज सा लिखा हुआ था, इजी टू अंडरस्टैंड था। वहीं पे हम देखते हैं शिकास्ते, इट वाज वेरी डेंस एंड इट वाज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। 14th सेंचुरी का एक क्रॉनिकल मिलता है हमें ज़ियाउद्दीन बरानी का, वो बताते हैं अबाउट उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी और उन्हीं का ही एक और हमें क्रॉनिकल मिलता है आफ्टर 2 years, एंड
पर दोनों ही क्रॉनिकल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। ऑल्दो इनका जो फर्स्ट क्रॉनिकल था वो हमें उसकी जो ओरिजिनल कॉपी थी वो 1960s में जाके मिली है, वेरी लेट, मतलब हमें सिर्फ सेकंड क्रॉनिकल का पता हुआ करता था। देन वी केम टू द 700 एंड 1750, नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी। कौन कौन सी थी? दैट इज़ पर्शियन व्हील आ गया, जैसे इरीगेशन में यूज़ होता है। देन स्पिनिंग व्हील आ गया, वीविंग में यूज़ हुआ, और फायर आर्म इन द कॉम्बैट। नए फूड और बेवरेजेस हुआ करते थे, जैसे कि पटाटो, चिली, कॉर्न, टी एंड कॉफ़ी। ग्रुप ऑफ पीपल जो थे वो इंपॉर्टेंट बन के, जैसे कि राजपूत। इन्होंने अपना शब्द ये राजपूत कहाँ से लिया? फ्रॉम द राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र। बिटवीन 18th एंड 19th सेंचुरी आप देखते हो ये जो टर्म थी राजपूत, आपने देखा होगा एक राजपूत राइफल करके आता है, आपके आर्मी का एक ब्रांच है, तो राजपूत राइफल, उसके अंडर अपने ट्रूप्स आते हैं। तो जो आर्मीज़ हुआ करते थे, कमांडर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी क्या बोला? हम राजपूत हैं, ठीक है, बिकॉज दे अडॉप्टेड द कास्ट ऑफ क्षत्रिय। फिर और भी ग्रुप्स मर्ज करते हैं, जैसे कि आपके मराठास एंड सिख्स, जाट्स, अहोम्स, क्यास्त, तो बहुत सारे। और ये कास्ट हुआ, क्यास्त कौन हुआ करते थे? हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था ना, दे वर द कास्ट ऑफ द स्क्राइब्स, जो लिखा करते थे चीज़ों को, तो दैट वाज द क्यास्त। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव फॉरेस्ट क्लियरिंग, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, और चेंज हो गया हैबिटेट में, एंड रेफर टू द एनवायरमेंट ऑफ रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट, फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। टिलर्स आगे, पीजेंट्स आगे, नए पीजेंट ग्रुप्स बने, जैसे कि रीजनल मार्केट, चिफ्टन्स, priest, monasteries, temple, large complex societies बनी. They were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. People ने group कर लिया into जाति, subcaste, और they formed their own rules and regulation to manage the conduct of their members. फिर जाति पंचायत बन गई जिसमें elders हुआ करते थे, and they were having a particular set of rules and regulation. चोला, तुगलक, मुगल्स, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं. एंड घियासुद्दीन बलवन के बारे में हमें कहाँ पे मिलता है? ऑन द वन प्रशस्ति, विच वॉज द संस्कृत प्रशस्ति। एंड कैसे इन्होंने बंगाल वाला एरिया, गौड़ा रीजन अटेन करा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन थी उस प्रशस्ति के ऊपर। ये बताया कि किस तरह से अफगानिस्तान वाला एरिया भी इन्होंने रूल करा, और गौड़ा यानी कि बंगाल वाला रीजन, वेस्ट में आपका अफगानिस्तान और ईस्ट में आपका गौड़ा यानी कि बंगाल वाला रीजन। और इन्होंने इवन द्रविड़ रीजन को भी कॉन्कर करा। गौड़ा आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, तो आर्मीज जो थी ये इन एरियाज़ में भी चल रही थी। प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली सल्तनत हम देखते हैं तो महमूद तुगलक हुआ करते थे, उनके रेन में बोला जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत था उसकी प्रोविंसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा बन चुकी थी। मसल्ली कल अबसर फ़ी ममल्ली कल अमसर ऑफ शिहाबुद्दीन उमारी, इन्होंने भी अपने सोर्सेज में मेंशन करा हुआ है। अमीर खुसरो ने डिफरेंट लैंग्वेजेस बताई, जैसे कि गुजरात में गुजरी चल रही थी, सदर्न कर्नाटका में सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी या फिर द्वारा समुद्री चल रही थी। दिल्ली में हिंदवी, ईस्टर्न यूपी में अवधी, और बंगाल में गौरी, एंड आंध्र प्रदेश में तेलंगानी, और तमिलनाडु में मालवाड़ी। तो याद रखना इन चीज़ों को। संस्कृत जो थी वो कॉमन नहीं हुआ करती थी, सिर्फ ब्राह्मण्स को पता हुआ करती थी, एंड बाकी ये संस्कृत लैंग्वेज किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करती है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन देखें तो डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ आते हैं, और इवन जो यूरोपियंस हैं वो बाद में हम देखते हैं किस तरह से 3 सेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ हिंदू, मुस्लिम एंड यूरोपियंस। उसके बाद उनका मानना था कि सिर्फ हमने चेंजेस लाए, ठीक है, इंटेलेक्चुअल चेंजेस, मटेरियलिस्टिक चेंजेस, वो किसने लाया? यूरोपियंस ने, अकॉर्डिंग टू देम। देन पेट्रॉन कौन होता है? कोई भी इन्फ्लुएंशियल या फिर कोई वेल्दी इंडिविजुअल जो कि किसी और पर्सन को सपोर्ट करता है, एन आर्टिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, लर्नड मैन और अ नोबल, ब्रॉड बाय द अब कुरान क्या था? कुरान को कौन लेके आए? तो जो मर्केंट्स आते थे फ्रॉम द पर्शिया वाला एरिया, तो वहाँ से लेके आए, एंड दे ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ कुरान। शिया और सुन्नी के बारे में हमने देख लिया। शिया वर द फॉलोअर ऑफ अली हु वाज सन इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, और वहीं पे सुन्नी के बारे में हमने देखा दे यूज टू फॉलो द खलीफा। उलामा कौन हुआ करते थे? दे वर लर्न थियोलॉजियंस, मतलब इनको रिलीजन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी, तो उनके बारे में उलामा बोल देते हैं। वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉ देखने को मिलते हैं, जैसे कि हनाफी, शाफी, तो दे वर द वेरियस स्कूल्स ऑफ लॉज। ब्रिटिश हिस्टोरियंस का मानना है कि हिस्ट्री को हम 3 सेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। एंड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजन, मॉडर्निटी क्या है? दे कैरीड द सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। सो दिस इज इट अबाउट योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ 7th क्लास हिस्ट्री। सो आई जस्ट होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो नोट्स में लिखी हुई हैं ऑलरेडी, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट दिस लेक्चर। आई जस्ट होप यू हैव क्लियर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड एंड द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एंड चलो ठीक है,
ओके डन देन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आया देन लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।